और राष्ट्रपति की शक्तियों में न्यायिक शक्तियां पढ़ लिया था। न्यायिक शक्तियों में हम लोगों ने 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां पढ़ी थी। क्षमा कर सकता है किसी भी दंड को, किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, या फिर लघुकरण कर सकता है, किसी बड़े दंड को कम कर सकता है, मात्रा और प्रकृति दोनों कम कर सकता है, परिहार कर सकता है यानी दंड की मात्रा कम कर सकता है नेचर बदले बिना, विराम कर सकता है, किसी दंड को लागू होने से रोक सकता है, जैसे हम लोगों ने गर्भवती महिला का एग्जाम्पल लिया था, या फिर प्रविलंब कर सकता है यानी अगर किसी को मृत्युदंड मिल गया और वह राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करता है, क्षमादान याचिका दायर करता है, तो जब तक राष्ट्रपति विचार नहीं कर लेता तब तक स्थगित कर दिया जाएगा, दंड रोक दिया जाएगा। तो बच्चों ये सारी हम लोगों ने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कल चर्चा कर ली थी। अब देखो न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग भी संभव हो सकता है, इसका भी संकट उत्पन्न हो सकता है। तो न्यायिक शक्तियों को लेकर के क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? न्यायिक शक्तियों की सीमाएं, न्यायिक शक्तियां चल रहा था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सारा डिस्कशन। सीमाएं या कमियां क्या है न्यायिक शक्ति की? तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि जो भी न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति प्रयोग करता है वह कार्यपालिका का प्रधान है, उसे न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो गया। तो ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो गया। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियों का प्रयोग विवेक से नहीं करता। विवेक से नहीं करता, राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है सदैव मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर, सदैव मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर करता है। इसलिए दुरुपयोग संभव हो सकता है, विलंब हो सकता है, या फिर दुरुपयोग संभव हो सकता है, दुरुपयोग संभव हो सकता है। तो ये समस्याएं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में ये समस्याएं जन्म लेती हैं तो न्याय के हित में तो नहीं होगा बच्चों, न्याय के हित में तो नहीं होगा। अब जब न्याय के हित में नहीं होगा तो कैसे इसको रोका जाए? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। क्या दिया है जजमेंट? देखो, उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। और इपरू बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए है कि वह न्यायिक शक्तियों की जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, और अगर न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है तो उसे रद्द कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय न्यायिक शक्तियों की समीक्षा कर सकता है। इसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, कर सकता है, और इसे शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी दुरुपयोग रोक सकता है, दुरुपयोग रोक सकता है। तो देखो बच्चों, कल हम लोगों ने न्यायिक शक्तियों की चर्चा पूरी कर ली थी, हो गई थी, सारी न्यायिक शक्तियां पढ़ ली थी हम लोगों ने। आज बहुत संक्षेप में हमने रिवाइज भी किया। अब उन न्यायिक शक्तियों का यदि दुरुपयोग होता है तो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपने विवेक से तो करता नहीं है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मंत्रिपरिषद राजनीतिक संस्था है, दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है।
लेकिन यदि दुरुपयोग होगा तो न्यायालय है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग होता है, यदि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो न्यायालय उस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, जांच कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार से न्यायालय की पहल पर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकता है, दुरुपयोग रोका जा सकता है। तो देखो, ये न्यायिक शक्तियों के विषय में चर्चा हो गई। जो राष्ट्रपति की शक्तियों का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण में अब जो अगला राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं बच्चों, वो कौन सी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति है। आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की? इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां हैं। उन आपातकालीन शक्तियों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बच्चों, क्वेश्चन आते हैं। स्टेट वगैरह के एग्जाम में तो बहुत सीधे से क्वेश्चन, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, लेकिन आईएएस के एग्जाम में कभी कभी डेप्थ, प्रायः डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग उसी नज़रिए से यहाँ पर आपातकाल की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आपातकाल की चर्चा करते हैं। देखो, आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में दी गई हैं, पार्ट 18 में दी गई हैं। एक अलग भाग ही बनाया गया है संविधान में आपातकालीन शक्तियों के लिए, और इस भाग के अंतर्गत 3 प्रकार, ये आर्टिकल 352 से और 360 तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। तो 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था है। पहले आपात की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 352 में, दूसरे प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 356 में, और तीसरे प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 360 में। तो बच्चों, 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। अब ये 3 प्रकार के आपातकाल को कैसे लागू किया जाता है, देखो क्या नाम दिया जाता है। जो आर्टिकल 352 में वर्णन किया गया है इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। इसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। जो आर्टिकल 356 में लिखा गया है इसका नाम है राष्ट्रपति शासन। नाम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला, लेकिन इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि नाम दिया है या नहीं दिया है, तो इसे प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। तो नाम नहीं दिया है, लेकिन जो 356 में जो कुछ लिखा गया है उसे प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो तीसरा है आपातकाल आर्टिकल 360 में दिया गया है वो वित्तीय आपात कहलाता है। वित्तीय आपात कहलाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहलाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहलाता है। तो देखो बच्चों, 3 तरीके के आपातकाल की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अब कैसे लगते हैं ये तीनों प्रकार के आपात, कैसे वापस लिए जाते हैं, क्या इनका प्रभाव होता है, इन 3 चीजों पर प्रश्न आते हैं। तो तीनों की कंडीशन अलग अलग है, तीनों के प्रावधान अलग अलग हैं। तो बच्चे, हम तीनों की कंडीशन और तीनों के प्रावधान की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल पहले ही लिख दिया तो बाद में अब रिपीट नहीं कर रहे हैं। क्या आधार है राष्ट्रीय आपात लागू करने का, कब लगता है? देखो, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति उत्पन्न हो गई हो या उत्पन्न होने की संभावना हो, तीन में से, या तो युद्ध हो चल रहा हो भारत का या होने वाला हो, या बाहरी हमला हो गया हो, जैसे पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला कर देता था, चीन ने भी एक बार कर दिया, या फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र मतलब हथियार ले करके, हथियार सहित देश में हथियारों के साथ विद्रोह कर दिया जाए। तो अगर ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करें, ये तीन कंडीशन अस्तित्व में हो, या जरूरी नहीं हो, जरूरी नहीं हो, या उनकी संभावना हो इन तीनों स्थितियों को, तो या तो ये तीन स्थितियां उत्पन्न हो गई हो, उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की संभावना हो, दोनों कंडीशन में, जरूरी नहीं कि ये तीनों कंडीशन हो, या तो ये तीनों स्थितियां उत्पन्न हो या इन तीनों स्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना हो। तो ऐसी दशा में बच्चों राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। ये जो सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। ये 1978 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और आंतरिक अशांति के आधार पर जोड़ा गया, क्योंकि पहले आंतरिक अशांति शब्द था, इंटरनल डिस्टरबेंस था, और आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपातकाल लगाया गया कि आंतरिक अशांति की संभावना है देश में, जबकि ऐसा कोई भी आधार नहीं था, ऐसी कोई भी संभावना नहीं थी, और बड़े पैमाने पर आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकारों का हनन किया गया। नतीजा ये हुआ कि जब उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जब सरकार बदल गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उस समय आंतरिक अशांति के आधार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिससे कि भविष्य में सरकारें अब इसका दुरुपयोग न कर सके। तो ये प्रावधान कर दिया गया बच्चों। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न हो गई हों, या ऐसी आशंका हो किसी भी हिस्से में, पूरे देश में या देश के किसी भाग में, पूरे देश में या किसी भाग में, तो बच्चे राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। अब देखो कैसे राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है, कैसे घोषणा की जाती है। घोषणा कैसे की जाएगी राष्ट्रीय आपात की? राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। सारी घोषणाएं राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ ही रहे हैं, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन देखो अब यहाँ जो शर्त है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और केवल एक ही जगह लिखी भी गई है ऐसी शर्त। क्या शर्त लिखी गई है? कि राष्ट्रपति ऐसी घोषणा तब करता है जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल, संपूर्ण कैबिनेट मंत्रिमंडल लिखित रूप में परामर्श दे, सलाह दे। क्योंकि ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कैसे काम करता है, यहां बड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया। क्या स्पेसिफिक किया गया? कि प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को लिखित रूप में सलाह देनी होगी। ऐसी शर्त पूरे संविधान में इसके अलावा कहीं नहीं है। ध्यान रखना, इस तरीके के ऑप्शन रख दिए जाते हैं, तो पूरे संविधान में यह शर्त इसके अलावा कहीं नहीं है। और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिससे कि दुरुपयोग ना हो सके। और बच्चों, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भी पूरे संविधान में केवल एक बार हुआ है, और यही हुआ है। कैबिनेट शब्द, मंत्री क्या होता है, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद क्या होता है, क्या अंतर होता है, वो आगे पढ़ेंगे, इसी यूनिट में पढ़ेंगे आगे। तो पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भी केवल एक ही बार किया गया है, बस इसी आर्टिकल में।
अन्यथा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह मंत्रिपरिषद ही लिखा जाता है, मंत्रिपरिषद ही लिखा जाता है, मंत्रिमंडल नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो चलो देखो, घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इस शर्त के आधार पर। अब क्या समयावधि है, घोषणा कैसे की जाती है, कितने समय के लिए की जाती है? देखो बच्चों, जब शुरू में घोषणा की जाएगी तो प्रारंभ में 1 माह के लिए होगी। जब राष्ट्रपति शासन घोषित करेगा, जब राष्ट्रीय आपात घोषित करेगा राष्ट्रपति, तो शुरू में 1 महीने के लिए घोषित करेगा। इस 1 माह के भीतर यदि संसद अनुमोदन कर दे, संसद अनुमोदन करे यानी पारित करे, अनुमोदन या पारित लिख लो सरल भाषा में, संसद पारित करे तो 6 माह के लिए बढ़ जाएगा, 6 माह तक लागू हो जाएगा। 6 माह का मतलब 1+6 नहीं होगा, 6 का मतलब 1+5 होगा। 1 माह तो पहले था ही, 5 माह के लिए और बढ़ जाएगा, यानी टोटल 6 माह के लिए बढ़ जाएगा, टोटल 6 माह के लिए। अब 6 माह के बाद भी बढ़ाने की जरूरत होगी, तो यदि 6 माह के बाद भी बढ़ाने की जरूरत होगी तब कैसे होगा? देखो, 6 माह के बाद भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो संसद पारित कर, अनुमोदन कर, पुनः 6 माह हेतु बढ़ा सकेगी, फिर से पारित करके 6 माह के लिए बढ़ा सकेगी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यानी जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे, कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, जितनी बार संसद चाहे उतनी बार बढ़ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि एक बार में केवल 6 महीने के लिए बढ़ेगा, जिससे कि दुरुपयोग ना हो, इसलिए 6-6 महीने के टुकड़ों में बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। तो 6-6 महीने में के टुकड़े में बढ़ाने का प्रावधान इसलिए है जिससे कि दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो, अब संसद अनुमोदन कैसे करेगी, संसद पारित कैसे करती है? संसद पारित कैसे करती है? संसद पारित करती है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित करती है। कौन सा विशेष बहुमत? संसद कैसे विशेष बहुमत से पारित करती है? देखो ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो विशेष बहुमत, यहां पर अब मैं विशेष बहुमत को स्पष्ट कर रहा हूं कि कौन सा विशेष बहुमत, क्योंकि विशेष बहुमत के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा जिससे राष्ट्रपति हटाया जाता है, कुल का 2/3, कुल का 2/3, ये तो पढ़ा था। अब देखो, अब ये जो विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजॉरिटी है, ये कहती है संसद के प्रत्येक सदन के, संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले, संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित। लिखो, फिर अभी समझाता हूं। 2/3 बहुमत से पारित, जो उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से कम ना हो। अब क्या हुआ बच्चों, देखो 2 शर्तें लिख दी यहां पर इस तरीके से, यानी आसानी से पारित नहीं होगा, आसानी से पारित नहीं होगा, बड़ी कठिनाई से पारित होगा, क्योंकि 2 तरीके की शर्तें लागू होनी है। कौन सी 2 तरीके की शर्तें लागू होनी है? देखो, ये कह रहा है
देखो बच्चों, ध्यान देना, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो। 2/3 बहुमत से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं ना, तो राज्यसभा में अगर 245 245 सदस्य होते हैं तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य मान लो किसी समय 210 हैं। मान लिया कि 210 लोग उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी 35 लोग नहीं आए। बहुत सारे सदस्य नहीं आते, तो मान लो 210 लोग उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर 210 लोग उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं तो इसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कम से कम इसके 2/3 सदस्यों से मतदान हो। इसका 2/3 क्या हो जाएगा? इसका 2/3 हो जाएगा 140। यही हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर 210 लोग राज्यसभा में बैठे हैं तो 140 लोग पारित करें, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3। तो मान लिया हमने कि जो उपस्थित और मतदान प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं वो 210 हैं, तो 140 से पारित हो। लेकिन अब देखो एक शर्त और भी है, वो कौन सी शर्त है? वो है उस सदन के कुल संख्या के बहुमत से कम ना हो। ये भी शर्त पूरी होनी चाहिए। अब उस सदन के कुल संख्या का बहुमत क्या होगा? देखो 245 है कुल, तो 245 है कुल संख्या का बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज्यादा। बच्चों, कुल संख्या का बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज्यादा। तो देखो, तो कुल संख्या का बहुमत हो गया 245/2 + 1, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 122.5 + 1, यानी 124। पॉइंट में लेते नहीं, पॉइंट में आदमी होंगे नहीं, 122.5 आदमी तो होंगे नहीं, होंगे तो 123 होंगे या 122 होंगे, तो 124 सदस्य। तो देखो ये कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जो सदन की कुल संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो सदन की कुल संख्या का बहुमत कितना हो गया? 124, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 140। तो 140 से पारित हो गया। इसका मतलब पारित मान लिया जाएगा। पारित मान लिया जाएगा क्योंकि 2/3 124 से ज्यादा है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लिया 180 का ना, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो प्रेजेंट और वोटिंग, यानी सदन में जो लोग उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, जो उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, वो मेंबर है बच्चों 180। वो मेंबर हैं 180, 180 हैं। तो 180 मेंबर हैं, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों? 180 का 2/3 क्या हो जाएगा? 180 का 2/3 होगा 120। अब देखो, ध्यान से देखना, 180 का 2/3 कितना हो गया? 120 हो गया। अगर ये 120 से पारित हो जाए तो ये पारित हुआ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 सदस्यों से जो पारित होना चाहिए वह संख्या सदन की कुल संख्या के बहुमत, यानी सदन के आधे से
एक ज्यादा वाले से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है, अगर राज्यसभा की बात करें तो वो कम से कम 124 होना चाहिए, कम से कम 124 होना चाहिए। तो देखो, अगर 210 सदस्य बैठ करके मतदान करेंगे तो 140 ने किया, क्योंकि 2/3 से पारित होना चाहिए, तो 140 से कम पारित हो गया, तो ये पारित माना जाएगा। और ये 120 से पारित हुआ तो ये पारित नहीं माना जाएगा, ये पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति वाले में हम लोगों ने दूसरे तरीके का बहुमत पढ़ा था। अब मैं उसे यहां से कंपेयर नहीं करना चाहता, कंफ्यूज हो जाओगे, उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दो, उसको बाद में रिवाइज करना। अभी पहले इसे समझो, इसे समझो। ये दोहरा बहुमत है, ये दोहरा बहुमत है। दोहरे बहुमत का मतलब है दो कैलकुलेशन है, दो कैलकुलेशन एक साथ किया जाएगा, दो कैलकुलेशन एक साथ किया जाएगा, दोहरा बहुमत है। कौन सा दो कैलकुलेशन एक साथ किया जाएगा? पहला कैलकुलेशन कि जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उनका 2/3 निकालेंगे, उनका 2/3 निकालेंगे, और वो 2/3 124 से कम नहीं होना चाहिए, यानी आधे से ज्यादा होना चाहिए, उस सदन के आधे से ज्यादा होना चाहिए, उस सदन के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। सदन का बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज्यादा। सदन का बहुमत हमेशा आधे से एक ज्यादा से निकाला जाता है, आधे से एक ज्यादा से निकालते हैं। तो सदन का बहुमत क्या हो गया? यहाँ पर राज्यसभा के लिए 124 हो गया। इसी तरीके से ये फिक्स होगा, ये नंबर फिक्स होगा 124। इसी तरीके से लोकसभा के लिए भी नंबर फिक्स होगा, तो लोकसभा में भी इसी तरीके से वोटिंग की जा सकती है। और इस तरीके से जब पारित किया जाएगा, ये हम लोगों ने लिखा, तो बच्चे तभी राष्ट्रीय आपात 1 महीने के बाद 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर हर 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने के लिए बढ़ाना है तो संसद जितनी बार चाहे बढ़ा सकती है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतनी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार संसद के विशेष बहुमत का अनुमोदन चाहिए होगा बढ़ाने के लिए। संसद के विशेष बहुमत से इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, ये हो गई घोषणा, ये हो गई समयावधि। अब एक बात और, वापस कैसे लिया जा सकता है? अगर इसे वापस लेना है तो राष्ट्रपति ही वापस लेगा, राष्ट्रपति ही लगाएगा और राष्ट्रपति ही वापस लेगा। राष्ट्रपति ही आपात की उद्घोषणा लागू करेगा, राष्ट्रपति ही आपात की उद्घोषणा वापस लेगा। लेकिन अब वापस लेने में शर्त बदल जाती है। देखो, क्या शर्त बदल जाती है? वापस लेने में शर्त बदल जाती है कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा तब वापस ली जाती है जब लोकसभा वापस लेने का प्रस्ताव पेश करती है। तो शर्त क्या है? शर्त क्या है कि जब ऐसी उद्घोषणा वापस लेने का, जब ऐसी उद्घोषणा वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा पेश किया जाए और लोकसभा उसे पारित कर दे, तब राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा वापस ले सकता है। कैसे? देखो, बताता हूं। ऐसी उद्घोषणा लोकसभा, जब लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे, वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करे। अब देखो, देखो अंतर हो गया, ध्यान रखना। लगाने का प्रस्ताव संसद पारित करती है, लगाने का प्रस्ताव संसद पारित करती है, संसद विशेष बहुमत से पारित करती है, एक पहले 1 महीने के लिए, फिर 6 महीने के टुकड़े में।
जब वापस लेना होता है तो वापस लेने का प्रस्ताव संसद पारित नहीं करती, लोकसभा पारित करती है, और लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करती है। लिखा हमने, लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे। तो अब यहां पर संसद की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ये कंडीशंस आप देखो बिल्कुल अलग अलग हैं, इन कंडीशंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन कंडीशंस पर ध्यान में रखना, ठीक है, इस कंडीशन पर कंसंट्रेट होना। तो राष्ट्रपति द्वारा तब वापस ली जाएगी जब लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करे। अब ये तो हमने लिख दिया। अब अगला सवाल उत्पन्न होता है कि लोकसभा कब पारित करेगी साधारण बहुमत से, एक बात। दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि साधारण बहुमत क्या होता है। ये दो बातें उत्पन्न हुई, तो चलो इन दोनों बातों का जवाब लेते हैं। तो लोकसभा कब साधारण बहुमत से पारित करती है? शर्त यह है यहां पर कि लोकसभा साधारण बहुमत से तब पारित करती है जब वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा जब वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा, यानी जितनी लोकसभा की संख्या है 543 है, 543, तो 543 का 1/10 कितना हो गया? 543 का 1/10 कितना हो गया? 54। तो जब 54 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होकर यह प्रस्ताव पेश किया जाए, किसे पेश किया जाए? किसे पेश किया जाए? राष्ट्रपति को दिया जाए, राष्ट्रपति को दिया जाए जब संसद सत्र में न हो, जब संसद की बैठक न चल रही हो, जब संसद की बैठक न चल रही हो, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाए। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, जानते हैं हम लोग, स्पीकर, जैसे ओम बिरला जी इस समय स्पीकर हैं, इतना तो पता ही है। लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाए, लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाए जब संसद की बैठक चल रही हो, यानी जब संसद सत्र में हो, जब संसद की बैठक चल रही हो तब। और ये प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी? 14 दिन बाद, यानी न्यूनतम 14 डेज की पूर्व नोटिस पर। पूर्व नोटिस का मैंने अर्थ क्या बताया था कि जितने दिन की पूर्व नोटिस होती है उतने दिन बाद चर्चा होती है, यानी 14 दिन की पूर्व नोटिस पर अगर प्रस्ताव दिया गया है, इसका मतलब 14 दिन के बाद सदन में चर्चा होगी। लोकसभा की बैठक 14 दिन बाद बुलाई जाएगी, और अगर लोकसभा अपनी बैठक में साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को बीच में वापस ले लेगा। अब देखो साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत, चलो अगले पेज पर बताता हूं मैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। देखो, साधारण बहुमत का अर्थ होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित करना। बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक से पारित करना। इसको कहते हैं साधारण बहुमत से पारित करना, यानी जितने लोग सदन में बैठे हैं, भाग ले रहे हैं, उनके आधे से एक ज्यादा से पारित कर दिया जाए। आधे से एक ज्यादा, उस विशेष बहुमत वाले में 2/3 था, विशेष बहुमत वाले में 2/3 था, यहां आधे से एक ज्यादा है।
आधे से एक ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो जैसे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ये तो आप जानते ही हो, इतना तो पता है, आगे पढ़ेंगे भी। अब राज्यसभा में किसी चर्चा में जो उपस्थित सदस्य हैं वो 100 हैं, 100 लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं। अब जब मतदान की बारी आई तो मतदान के पहले कुछ लोग एब्सेंट हो गए, मतदान के पहले चर्चा में थे, चर्चा में बैठे थे, जैसे मतदान की बारी आई वो एब्सेंट हो गए। क्यों? उन्होंने कहा भाई हमारे दल ने वोटिंग करने के लिए मना किया है, इसलिए हम वोटिंग नहीं कर सकते, चर्चा में तो बैठ गए थे, वोटिंग नहीं कर पाएंगे, या जा रहे हैं कैंटीन चाय पीने, बहुत थक गए हैं। तो मान लो अनुपस्थित हो गए, अब वोटिंग में अनुपस्थित हो गए। कितने लोग अनुपस्थित हो गए वोटिंग में? मान लो 20 लोग अनुपस्थित हो गए वोटिंग में। तो अब उपस्थित और मतदान करने वाले कितने लोग बचे? उपस्थित एवं मतदान करने वाले कितने लोग बचे? ये बचे 100 माइनस 20 बराबर 80, 80 लोग बचे। सिंपल है, सिंपल है। तो ये 80 लोग बचे, इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं वो 80 बचे, 80 बचे। अब साधारण बहुमत क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर के आधे से एक ज्यादा। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर हैं, यानी जो सदस्य उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, उसके आधे से एक ज्यादा। तो देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर कितने हैं? इस एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर हैं 80 प्लस 1, यानी ये हो गया 41। केवल 41 से पारित हो जाए तो ये पारित मान लिया जाएगा। तो इसे कहते हैं, ये होता है साधारण बहुमत, इसे साधारण बहुमत कहते हैं। तो विशेष बहुमत क्या है हम लोगों ने आज वो भी समझा, और साधारण बहुमत क्या है हमने वो भी समझा। लागू होगा राष्ट्रीय आपात विशेष बहुमत से, हटाया जाएगा राष्ट्रीय आपात साधारण बहुमत से। लागू होगा राष्ट्रीय आपात संसद के पारित होने से, हटाया जाएगा राष्ट्रीय आपात केवल लोकसभा के पारित होने से, संसद के नहीं, केवल लोकसभा के पारित होने से। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं लागू करने और हटाने में, इन्हें ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाते हैं तो गलतियां होने की संभावना यहाँ पर ना रहे। तो अब देखो, हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय आपात कैसे लागू होता है, कैसे हटता है। बच्चों अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। एक बार 1962 में लागू किया गया, जब चीन का युद्ध हो गया था भारत से, तब लागू किया गया। और दोबारा 1971 में लागू किया गया, जब पाकिस्तान ने हमला किया था भारत पर, तो 1971 में लागू किया गया था। और तीसरी बार लागू किया गया था 1975 में। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। वह आंतरिक अशांति के आधार पर लागू होने वाली पहली और अंतिम घोषणा थी, पहली और अंतिम थी, क्योंकि अब आंतरिक अशांति के आधार पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द को ही संविधान से बाहर कर दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय आपात लागू करने और वापस लेने के प्रावधान हैं। अब देखो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं राष्ट्रीय आपात के? अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होता है? देखो, पूरे देश का शासन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। पूरे देश की व्यवस्था, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये बंटवारा नाम मात्र का रह जाता है, भंग हो जाता है। सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती हैं, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है, सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति एंजॉय करने लगता है।
तो बच्चों सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं और राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा राज्यों को निर्देश दे। राज्यों को निर्देश मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति चाहे तो केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध आदि हैं उनमें थोड़े बहुत चेंज भी कर सकता है। संसद को अधिकार मिल जाता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और मान लो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए, अगर मान लो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अगर क्योंकि आपातकाल लगा है, जरूरी नहीं चुनाव कराना संभव हो, तो अगर चुनाव कराना संभव नहीं है तो लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति बढ़ा भी सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाता है केवल। और बढ़ाने के लिए संसद का कानून चाहिए। संसद कानून बनाती है और उसी कानून के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा देता है। मान लो दोबारा जरूरत पड़ी कि भाई लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया, आपातकाल लागू है, दोबारा चुनाव अभी नहीं हो पा रहा है, दोबारा जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति फिर बढ़ा देगा, लेकिन संसद के कानून की जरूरत पड़ेगी। तब संसद के कानून की जरूरत पड़ेगी, संसद के कानून के अधीन ही वह ऐसा कर सकता है। तो चलो इसको जरा लिख लो, प्रभाव, आपातकाल के प्रभाव लिखो। मैंने जो कुछ पॉइंट थे मैंने लिख दिए। अब ये थोड़ा कई सारे पॉइंट लिखने हैं तो मैं अपनी मेहनत बचा रहा हूँ, आपकी मेहनत करवा रहा हूँ। चलो लिखो आप, लिखना, लिखो आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपात, अभी मूलाधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है, वो बाद में बताएंगे, पहले इतना लिख लो, फिर मूलाधिकारों पर प्रभाव भी बताएंगे। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, पहला पॉइंट लिखो, केंद्र और राज्यों के बीच, पहला पॉइंट लिखो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नाम मात्र का रह जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नाम मात्र का रह जाता है और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नाम मात्र का रह जाता है और राष्ट्रपति केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में और राष्ट्रपति केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में कोई परिवर्तन कर सकता है और राष्ट्रपति केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में कोई परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में कोई परिवर्तन कर सकता है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों, प्रभाव का दूसरा पॉइंट लिखो, केंद्र सरकार राज्यों को कोई आवश्यक निर्देश दे सकती है, कोई भी जरूरी निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को कोई आवश्यक निर्देश दे सकती है। अगला पॉइंट लिखो बच्चों, अगला पॉइंट लिखो, संसद, अगला पॉइंट लिखो, संसद राज्य सूची स्टेट लिस्ट, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और ऐसा कानून
आपातकाल की समाप्ति के बाद, और ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी और ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 माह तक लागू रह सकता है। और ऐसा कानून आपातकाल के बाद भी 6 माह तक लागू रह सकता है। बस इसके बाद लागू नहीं रह सकता। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। और ऐसा कानून आपातकाल के बाद भी 6 माह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल एक बार में, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, किंतु इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा। किंतु इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा। किंतु इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा। संसद का यह कानून, संसद का यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद, संसद का यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के बाद लागू नहीं रह जाएगा। संसद का यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के बाद लागू नहीं रह जाएगा। तो देखो बच्चों, ये कुछ प्रभाव हो गए। अब अगला पॉइंट लिखो, मूलाधिकारों पर प्रभाव। अब समझो इसको, चूंकि बड़ा था डिस्कशन इसलिए मैंने 2 टुकड़े में छोड़ दिया। पहले मैंने लिखा दिया, अब समझो फिर से लिखो, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो इसी में, मूलाधिकारों पर प्रभाव। हेडिंग लिख लो, मूलाधिकारों पर प्रभाव। अब समझो और सुनो। देखो, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, 3 प्रकार के आपात हमने चर्चा किए, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। 3 लिखा। राष्ट्रीय आपात पढ़ रहे हैं तो देखो, मूल अधिकारों पर केवल और केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए या वित्तीय आपात लग जाए बच्चों, तो मूलाधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात हो गई। तो मूलाधिकारों पर प्रभाव कब पड़ता है? केवल राष्ट्रीय आपात में, बस केवल राष्ट्रीय आपात में। अब क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, मूलाधिकारों पर प्रभाव को हम लोग 2 सेक्शन में बांटते हैं। पहला, एक तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत कुछ आजादी दी गई है। आप जानते हो संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, संविधान हमें घूमने फिरने की आजादी देता है, ये तो आप जानते हो बच्चों। ये सारी आजादी, बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, कारोबार करने की आजादी, ये सारी आजादी आर्टिकल 19 में दी गई है। जैसे ही आपातकाल लागू होता है, ध्यान देना, जैसे ही राष्ट्रीय आपात लागू होता है, आर्टिकल 19 की ये सारी आजादी भंग हो जाती है, सारी आजादी भंग हो जाती है और पूरे देश में भंग हो जाती है। भले ही आपातकाल एक छोटे से टुकड़े में हो, किसी एक स्टेट में हो या एक जिले में हो, भले ही एक छोटे से टुकड़े में हो, लेकिन बच्चों आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता पूरे देश से छीन ली जाती है, समाप्त हो जाती है अपने आप।
अनुच्छेद इसे कहते हैं अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। यानी अनुच्छेद 19 के अधिकार, ये जितनी आजादी है, ये सारी आजादी छिन जाती है, समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आजादी दी गई है, लेकिन यह आजादी तभी छिनती है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है। हमने एक तीसरा आधार सशस्त्र विद्रोह भी पढ़ा था। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही यदि राष्ट्रीय आपात लागू होगा तभी अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है बच्चों, पूरे देश में हो जाती है बच्चों, भले ही राष्ट्रीय आपात छोटे से हिस्से में लागू हो। ठीक है, ये तो आर्टिकल 19 के बारे में हो गया। और आर्टिकल 19 के अलावा, आर्टिकल 19 के अलावा अगर कोई भी अन्य मूलाधिकार सस्पेंड करने हैं, रोकने हैं कि ये मूलाधिकार भी उपलब्ध नहीं होंगे, तो बच्चों इसके लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना पड़ता है। राष्ट्रपति आदेश से तय करता है। राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और आदेश जारी करके बताएगा कि कौन कौन से मूलाधिकार छीने जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, कहां कहां छीने जा सकते हैं, कितने समय के लिए छीने जा सकते हैं। ये सारे के सारे आदेश राष्ट्रपति पारित करेगा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दो ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं जिनको कभी भी छीना नहीं जा सकता, आपातकाल के दौरान जिन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों वो कौन से दो मूल अधिकार हैं? अनुच्छेद 20 का मूल अधिकार है कि अगर किसी पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो उसे भी कुछ स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 21 का अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे, फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में, मूलाधिकार वाले सेक्शन में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलो लिख लेते हैं पहले ना, अगर कोई डाउट रह जाता है कॉपी में नोट कर लेना, अंतिम 10 मिनट में पूछ लेना जब मैं चैट ऑन करूंगा अपने लिए। ठीक है, तो चलो लिखो, मूलाधिकारों पर प्रभाव लिख रहे थे। चलो बच्चों लिखो, मूलाधिकारों पर प्रभाव लिखो। मूलाधिकारों पर प्रभाव में पहला पॉइंट लिखना, मूलाधिकारों पर प्रभाव में पहला पॉइंट लिखना, लिखो, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, पहला पॉइंट लिखना, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार, अनुच्छेद 19 के अधिकार यानी सारी स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में समाप्त हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में समाप्त हो जाते हैं। भले ही, यद्यपि, अच्छा शब्द है यद्यपि, यद्यपि भले ही आपात की उद्घोषणा, यद्यपि या भले ही आपात की उद्घोषणा देश के छोटे से भाग में की गई हो, देश के छोटे से भाग में की गई हो, देश के छोटे से भाग में की गई हो। अब उसी पॉइंट में लिखना,
जब आपात की उद्घोषणा, आपात का डिक्लेरेशन, जब आपात की उद्घोषणा पूरे देश से वापस ले ली जाती है, जब आपात की उद्घोषणा पूरे देश से वापस ले ली जाती है, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार पुनः लागू हो जाते हैं, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार पुनः लागू हो जाते हैं। एक पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट लिखना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखना मूलाधिकारों पर प्रभाव में, मूलाधिकारों पर प्रभाव में अगला पॉइंट लिखना, लिखो अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त किन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा या निलंबित किया जाएगा। अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त किन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा यानी समाप्त किया जाएगा, कॉमा किन क्षेत्रों में और कितने समय के लिए किया जाएगा, किन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में और कितने समय के लिए किया जाएगा, कॉमा राष्ट्रपति इसके लिए आदेश जारी करेगा, राष्ट्रपति इसके लिए आदेश जारी करेगा, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 20 और 21 के मूलाधिकार कभी समाप्त नहीं किए जाएंगे। अब बच्चों ये मूलाधिकार हैं क्या, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो ये हमने आपातकालीन बताया, थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है क्योंकि क्वेश्चन भी टेक्निकल आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन भी आपको सरल नहीं मिलेंगे, टेक्निकल मिलेंगे। तो जहाँ पे सरल क्वेश्चन आते हैं वहाँ बहुत सरल सरल चीजें बता देंगे आपको, जहाँ थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपको टेक्निकल ले जाना पड़ेगा, डीप में ले जाना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा टेक्निकल था ये डिस्कशन, छोटी छोटी बातें थी, टेक्निकल नहीं था, बातें छोटी छोटी थी। तो ध्यान रखना, अगर कहीं कोई डाउट रह जाएगा तो जैसे मैं रोज कहता हूँ अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लेना, अंतिम 10 मिनट में ले लेते हैं। और ये भी मैं बताता हूँ अंतिम 10 मिनट में भी नहीं आ पाता तो कोई बात नहीं, एक डाउट सेशन रखेंगे, केवल आपके डाउट ही लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, केवल आपके डाउट ही लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप एक बार लिखते चलना अगर कहीं कोई डाउट हो अंतिम 10 मिनट में, क्योंकि मैं चैट तुरंत नहीं लेता क्लास के दौरान, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होने लगता है ना, तो क्लास के दौरान, इसलिए अंतिम 10 मिनट मैंने रखा है चैट के लिए। अब देखो एक हम लोगों ने चर्चा कर ली, क्या चर्चा किया हमने, राष्ट्रीय आपात चर्चा की। अब राष्ट्रीय आपात के बाद चलो अगली क्लास हम लोग करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और अगला आपातकाल है राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट्स रूल। देखो राष्ट्रपति शासन नाम तो खूब सुना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी भी आपातकाल का हुआ है तो वो राष्ट्रपति शासन ही है।
राष्ट्रपति शासन का ही दुरुपयोग हुआ है। हालांकि अब नहीं हो पाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है कि भाई देखो, अगर संविधान में लिखी गई शक्तियों का दुरुपयोग करोगे तो मैं जांच करूंगा, और दुरुपयोग करोगे तो मैं जांच करके इसको शून्य घोषित कर दूंगा। तो इसलिए अब दुरुपयोग की संभावनाएं लगभग कम हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। लेकिन चलो चर्चा करते हैं राष्ट्रपति शासन। देखो, राष्ट्रपति शासन पढ़ने से पहले आपको दो चीजें बताना चाहते हैं, आप उन दोनों चीजों को सुनो। राष्ट्रपति शासन पढ़ने से पहले दो चीजें बताना चाहते हैं। पहला हम आपको बताना चाहते हैं आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है? ये कहता है केंद्र की राज्यों के प्रति जिम्मेदारी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहता है? केंद्र को राज्यों के प्रति जिम्मेदारी दी गई है। 3 जिम्मेदारी दी गई है बच्चों। कौन कौन सी जिम्मेदारी है? यानी केंद्र का उत्तरदायित्व है, केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके प्रति है? स्टेट के प्रति है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो, पहली जिम्मेदारी है, 3 जिम्मेदारियां हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। पहली जिम्मेदारी है राज्यों की बाहरी हमलों से रक्षा। राज्यों की बाहरी हमले से रक्षा की जाए, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। तो बच्चे, केंद्र कैसे ये जिम्मेदारी निभाता है? केंद्र ने डिफेंस फोर्सेस बना रखी हैं, इसीलिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का होता है। डिफेंस फोर्सेस बना रखी हैं, और उन डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से पूरे देश की रक्षा की जाती है, सारे राज्यों की रक्षा की जाती है। तो एक जिम्मेदारी। दूसरा देखो, राज्यों में शांति की स्थापना। बच्चों, राज्यों में शांति बनी रहे, सभी राज्यों में, कहीं कोई हंगामा ना हो, उग्रवाद ना हो, आतंकवाद ना हो, ये सब घटनाएं ना हो। क्या होती हैं ये सब, हम लोग सिक्योरिटी आएंगे तो पढ़ेंगे उसमें विस्तार से। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य में कोई भी अशांति उत्पन्न ना हो, कोई भी विखंडनकारी ताकतें उत्पन्न ना हो, ये देखना भी केंद्र की जिम्मेदारी है। अच्छा, मान लो किसी राज्य में ऐसी गतिविधि हो जाए तो, जैसे कुछ राज्यों में वाम उग्रवाद है, जिसको आप नक्सली कहते हो। अब नक्सली तो रहे नहीं वो, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ओडिशा है, वहां नक्सली हिंसा हो जाती है ना, या जम्मू कश्मीर है, आतंकी घटना हो जाती है, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, वहां कभी कभी हिंसा हो जाती है, होती है ऐसी हिंसा। तो ऐसी दशा में जब राज्यों में ऐसी अशांति उत्पन्न होती है, तो इसको भी समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? इसको भी समाप्त करने की जिम्मेदारी है केंद्र की। ये आर्टिकल 355 कहता है, ये 355 में लिखा है। तो इसके लिए केंद्र क्या करता है? इसके लिए केंद्र ने बनाया है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। जानते हो, सीपीएफ का नाम सुना है? सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का नाम सुना है? जैसे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलते रहो प्यारे फटाफट, देश का सबसे बड़ा मूविंग दस्ता है। सीआरपीएफ को लोग कहते हैं मजाक में, चलते रहो प्यारे फटाफट, CRPF। क्यों? क्योंकि कहीं कोई भी समस्या हो जाए, सीआरपीएफ की टुकड़ी भेज देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सीआरपीएफ तैनात है, नक्सलियों से सीआरपीएफ लड़ रही है, जम्मू कश्मीर में भी सीआरपीएफ की तैनाती है, तो सीआरपीएफ है। फिर और भी सारी हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल है। पढ़ेंगे हम लोग, जब टर्न आएगा तो वहां पर पढ़ेंगे। तो देखो, राज्यों में शांति की स्थापना के लिए यह काम किया गया है, केंद्र ये करता है। अब देखो तीसरी बात सुनो, राज्यों का शासन, राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले
ये सुनिश्चित करना। राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले, ये सुनिश्चित करना। इसका मतलब है जो भारतीय संविधान प्रावधान करता है उसी प्रावधानों के अनुसार राज्य काम करे, ये तय करना, ये तय करना। तो बच्चे ये 3 जिम्मेदारियां हैं, ये 3 जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, अब देखो एक और बात देखो, एक और बात देखो। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर केंद्र राज्यों को निर्देश दे, राज्यों को निर्देश दे और राज्य पालन न करें, न करें, तो इसका अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब देखो आर्टिकल 365 क्या कहता है। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर केंद्र की सरकार राज्यों को कोई निर्देश देती है, निर्देश देने के लिए आर्टिकल 256 है, 257 है, वो हम आपको बताएंगे जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। तो अगर केंद्र की सरकार राज्यों को कोई निर्देश दे, राज्य न माने, तो क्या होगा, तो इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो बच्चों अगर आर्टिकल 355 में केंद्र यह तय करता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले और मान लो राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है, या फिर 365 के अनुसार अगर केंद्र ने राज्य को कोई निर्देश दिया, राज्य नहीं मानता है, यानी इसका यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, तो आर्टिकल 356 कहता है, तो आर्टिकल 356 कहता है, अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति यह घोषणा करता है, राष्ट्रपति घोषणा करता है कि राज्य का शासन अपने हाथों में ले रहा है, राज्य का शासन स्वयं चलाएगा। और जब वह राज्य का शासन स्वयं चलाएगा तो इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। जब राज्य का शासन स्वयं चलाएगा तो इसे कहेंगे राष्ट्रपति शासन। अब देखो बच्चों, राष्ट्रपति को पता कैसे चलेगा कि राज्य में संविधान असफल हो रहा है, या जो केंद्र ने निर्देश दिया था राज्य नहीं मान रहा है, जो केंद्र ने निर्देश दिया था राज्य नहीं मान रहा है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा राज्यपाल की रिपोर्ट पर, राज्यपाल की रिपोर्ट पर, या अन्य तरीके से, अन्य तरीके से, किसी भी तरीके से पता लग जाए। या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे दे, या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे दे कि भाई राज्य का शासन ढंग से नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और या फिर किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को पता लग जाए कि राज्य का में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो बच्चों राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेता है। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो समयावधि क्या होती है। प्रारंभ में 2 माह के लिए, दो माह के लिए, वहां 1 माह था। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है और ये क्लास में ही समझ में आता है, फिर आगे रिवीजन में और मजबूत होता चला जाता है, और मजबूत होता चला जाता है। तो ध्यान देना, प्रारंभ में 2 माह के लिए होगा और
अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया, या यूं कहें संसद ने पारित कर दिया, यदि संसद पारित करे तो 6 माह तक, यानी 4 माह और बढ़ जाएगा, 6 माह तक हो जाएगा, 6 माह तक हो जाएगा। और अगर संसद दोबारा पारित करे तो संसद पुनः पारित करे, पुनः पारित करे तो पुनः पारित करेगा तो नेक्स्ट अगले 6 माह तक, अगले 6 माह तक लागू हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां समयावधि बड़ी टेक्निकल है, इसकी समयावधि बड़ी टेक्निकल है, देखना। और इस तरीके से 1 साल तक 2 टुकड़े में लागू हो गया। और संसद पारित कैसे करती है बच्चों? साधारण बहुमत से। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। वहां जो संसद पारित करती थी, आप राष्ट्रीय आपात में क्या पढ़ा था? विशेष बहुमत। कंपेयर भी करा दे रहा हूं इसीलिए, जिससे कंफ्यूजन न रह जाए। राष्ट्रीय आपात में क्या पढ़ा था? विशेष बहुमत से पारित करती है, विशेष बहुमत से। और राष्ट्रपति शासन में कैसे पारित करती है? साधारण बहुमत से। दोनों समझ लिया है हम लोगों ने, साधारण बहुमत से पारित करती है। पारित करेगी तो कब तक लागू होगा? 6 महीने तक लागू होगा। दोबारा फिर पारित कर देगी तो कितना लागू होगा? 6 महीने तक लागू होगा। और इस तरीके से 6-6 महीने के टुकड़ों में 1 साल तक, 1 साल तक। अब 1 साल के बाद, अब देखो 6-6 महीने के टुकड़े में 1 साल तक, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद यह अवधि तभी बढ़ाई जाएगी, 1 वर्ष के बाद यह अवधि तभी बढ़ाई जाएगी जब आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे, बताए, निर्वाचन आयोग सर्टिफिकेट दे, प्रमाणित करे कि निर्वाचन संभव नहीं है, चुनाव नहीं करा सकते हम। निर्वाचन आयोग हाथ खड़े कर दे, बोले भाई आपातकाल लागू है इसलिए हम चुनाव नहीं कर सकते, हम चुनाव नहीं करा सकते। तो देखो बच्चों, जब ये दोनों कंडीशन लागू होगी तो इन दोनों कंडीशन में 1 साल के बाद आपातकाल बढ़ सकता है। लेकिन कैसे बढ़ेगा? एक बार में 6 माह के लिए बढ़ेगा, एक बार में 6 ही माह के लिए, एक बार में 6 माह के लिए। फिर से अगर, और हर बार संसद साधारण बहुमत से पारित करके बढ़ाएगी। फिर से अगर संसद पारित कर देगी तो फिर 6 माह के लिए, फिर से संसद पारित कर देगी तो फिर 6 माह के लिए, फिर से संसद पारित कर देगी तो 6 माह के लिए, यानी 6-6 माह के, एक बार में 6 माह के लिए, और मैक्सिमम 4 बार, मैक्सिमम 4 बार। इसका मतलब यह हुआ कि अधिकतम 2 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष। इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी केवल 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, वो भी 6-6 महीने के टुकड़े में बढ़ाया जाएगा। एक बार में केवल 6 महीने के लिए बढ़ता है, और 6-6 महीने के टुकड़े हर बार संसद पारित करके साधारण बहुमत से 6-6 महीने के टुकड़े में बढ़ाएगी। और बच्चों 4 बार बढ़ा सकती है, यानी 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल कितनी अवधि हो गई? देखो कुल मैक्सिमम अवधि कितनी हो गई? कुल मैक्सिमम अवधि कितनी हो गई? 1 वर्ष बिना कंडीशन के, 2 वर्ष कंडीशन के साथ, यानी 3 वर्ष। क्वेश्चन आता है तो किसी भी राज्य में
राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम अवधि है। पंजाब केवल एक्सेप्शन है, क्योंकि पंजाब में जब ये संशोधन करके प्रावधान किए गए थे तो पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद पहले से था, इसलिए पंजाब में एक्सेप्शन है 3 साल का, वहाँ 3 साल से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पंजाब के अलावा कहीं भी नहीं हो सकता। पंजाब ही केवल एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह 3 साल मैक्सिमम हो सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पर आते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। अब इसको वापस कैसे लिया जाएगा? अब इसको वापस कैसे लेंगे? वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे लागू कर सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे वापस कर सकता है। मंत्रिपरिषद का परामर्श चाहिए, जैसे 352 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिखित परामर्श चाहिए, प्रधानमंत्री का लिखित हो, मंत्रिमंडल का लिखित हो, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री सलाह देता है वैसे सलाह देकर लागू कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री सलाह देता है वैसे सलाह लेकर के वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। तो अब देखो बच्चों, ये प्रावधान तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसका प्रभाव क्या होता है? वापस लेना, चलो लिख लेते हैं, वापस लेना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही सारे कार्य करता है, तो किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अब प्रभाव क्या होता है? देखो, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो सरकार तुरंत बर्खास्त हो जाती है, यानी जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं उनका पद तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का शासन चलाने लगता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाने लगता है। सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है। इसके अलावा इस दौरान जो राज्य की विधानसभा होती है वो जरूरी नहीं निलंबित की जाए, वो निलंबित की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है, दोनों बातें, दोनों बातें। ये राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा में तय करता है। अगर राष्ट्रपति उद्घोषणा में तय कर देगा कि संसद कानून बनाएगी तो बनाएगी, नहीं तय करेगा तो नहीं बनाएगी, राज्य विधानमंडल बनाएगा। तो राष्ट्रपति उद्घोषणा में तय कर देता है। अगर संसद कानून बनाती है तो संसद का ये कानून हमेशा के लिए लागू हो जाता है। हमने राष्ट्रीय आपात में पढ़ा था कि जो कानून संसद बनाती है राज्य सूची के विषय पर, वो आपातकाल तक लागू रहता है, और आपातकाल के बाद केवल 6 माह तक लागू रह सकता है, बस 6 माह के आगे लागू नहीं रहेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन में आपातकाल लागू, जब राष्ट्रपति शासन में संसद कानून बनाती है तो बच्चे ऐसी कोई अवधि नहीं होती, हमेशा के लिए वो कानून लागू रहता है। अगर राज्य विधानमंडल उसे स्वयं रद्द न कर दे तो वो हमेशा के लिए लागू रहता है। मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मूलाधिकारों पर कोई असर राष्ट्रपति शासन का नहीं पड़ता। तो चलो प्रभाव लिख लो, पॉइंट में लिखना, पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना, लिखो, राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, अर्थात राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, अर्थात मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल है। मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से, और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से
राज्य का शासन चलाने लगता है। और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का शासन चलाने लगता है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है, की जा सकती है, जरूरी नहीं हो। राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। अगला पॉइंट लिखो, संसद को, संसद को राज्य सूची के विषय पर, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा कानून, ऐसा कानून राष्ट्रपति शासन के समापन के बाद भी लागू रहता है। ऐसा कानून राष्ट्रपति शासन के समापन के बाद भी लागू रहता है। अब देखो, ये हो गया राष्ट्रपति शासन। अब आते हैं वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बच्चों, क्या आधार है फाइनेंशियल इमरजेंसी का? वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब देश के किसी भी भाग में वित्तीय अस्थायित्व को या फिर वित्तीय साख को संकट हो, खतरा हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? देखो, वित्तीय अस्थायित्व जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें गतिशीलता तो होती ही है, लेकिन एक स्थिरता बनी रहती है। यानी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। जब ऐसा उतार चढ़ाव आवे जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो हम कहते हैं वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हो गया है, यानी वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, या तो ऐसी स्थिति हो जाए। दूसरा देखो, वित्तीय साख के लिए, फाइनेंशियल क्रेडिट के लिए खतरा हो। इसका मतलब यह है कि हमारी अपनी एक फाइनेंशियल क्रेडिट है, हमारी अपनी एक वित्तीय साख बनी हुई है। साख बनी हुई है, इसका मतलब है कि हम उधार लेते हैं, चुका सकते हैं, हमारी क्षमता बनी रहती है, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी रहता है, संचित निधि में पैसा भी रहता है। मान लो, वैसे ईश्वर न करे ऐसा हो, कभी हुआ भी नहीं, लेकिन मान लो एक बार 1991 में केवल ऐसी सिचुएशन आई थी जब हमने नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति चलाई थी। तो मान लो ये क्षमता हमारी कमजोर हो जाए, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए, संचित निधि में पैसा कम हो जाए, हमारी ऋण देने की क्षमता ही खत्म हो जाए, हमारी ऋण पर ब्याज देने की क्षमता ही कम हो जाए, ऋण अदायगी की क्षमता कम हो जाए, जो लोन लिया है चुका न पाए, तो वित्तीय साख को खतरा हो जाए। तो अगर ऐसे खतरे हो जाएं तो वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे वित्तीय संकट में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जा सकती है। क्या समयावधि होगी?
प्रारंभ में 2 माह के लिए और यदि संसद पारित कर दे तो बढ़ाया जाएगा। कब तक बढ़ाया जाएगा, कोई समय सीमा नहीं लिखा है। ये डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के आधार पर बढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो किसी सिचुएशन, अगर सिचुएशन है तो सिचुएशन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये समयावधि होगी बच्चों, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। वापस कैसे लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा वैसे ही जैसे लागू करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कभी भी वापस ले सकता है। अभी तक कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया, हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया, और ईश्वर करे कभी ना हो, क्योंकि वित्तीय संकट बड़ी खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है। तो ये कभी लागू नहीं हुआ। इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव पर ही क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं, प्रभाव पर क्वेश्चन आते हैं। देखो, राष्ट्रपति राज्यों को कोई भी वित्तीय निर्देश जारी कर सकता है, वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए आदेश दे सकता है, या फिर राज्यों से कह सकता है कि तुम्हारे जो वित्त विधेयक, धन विधेयक हैं, मेरे पास अनुमति के लिए भेजो, ये कह सकता है। तो पहला प्रभाव ये है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच एक वित्तीय संबंध बना हुआ है, इसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हर आपातकाल में केंद्र पावरफुल हो जाता है, और केंद्र राज्यों को कोई भी वित्तीय निर्देश का पालन करने का अधिकार दे सकता है कि भाई देखो, ये हमारा वित्तीय निर्देश है, पूरा करो, पालन करो, ये वित्तीय सिद्धांत है, पालन करो। राज्य की बाध्यता होगी क्योंकि वित्तीय आपात लगा है, हालांकि कभी लागू नहीं किया गया। दूसरा, जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकारों के हों, किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। यहां तक कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं अगर वित्तीय आपात लगा है तो वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। तीसरी बात बच्चों, मान लो राज्य विधानमंडल कोई वित्त विधेयक पारित करता है, कोई धन विधेयक पारित करता है, तो राष्ट्रपति कह सकता है कि ये सारे वित्त विधेयक, धन विधेयक मुझे भेजो, मैं अनुमति दूंगा, मुझे भेजो, मैं अनुमति दूंगा। अगर राज्य विधानसभा कोई पारित करती है तो इसका मतलब है राष्ट्रपति का पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था पर एकदम कंट्रोल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वित्तीय संकट आ गया है देश में। अब वित्तीय संकट से उबरने के लिए कुछ अलग काम तो करना ही पड़ेगा, अलग काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, प्रभाव लिखना, प्रभाव पे क्वेश्चन आते हैं। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, केंद्र राज्यों को कोई वित्तीय निर्देश दे सकता है और पालन करा सकता है। केंद्र राज्यों को कोई वित्तीय निर्देश दे सकता है और पालन करा सकता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति केंद्र या राज्यों के किसी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कमी कर सकता है, वेतन भत्तों में कमी कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र या राज्यों के पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कमी कर सकता है। और अगला पॉइंट लिखो बच्चों, अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है, राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित
राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित वित्त विधेयक या धन विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाएं, उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। तो बच्चों ये हो गया वित्तीय आपात। तो हम लोगों ने तीनों प्रकार की आपातकालीन शक्तियां पढ़ ली। अब राष्ट्रपति की अंतिम शक्तियां, और बच्चों ये है विवेकी शक्तियां। देखो, संविधान राष्ट्रपति को कोई विवेकी शक्ति नहीं सौंपता, क्योंकि हमने नाम मात्र का प्रधान बनाया है, हमने नाम मात्र का राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन हमारा राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं होता बच्चों, रबर स्टैंप नहीं होता। क्या मतलब है इसकी व्याख्या करेंगे आगे, लेकिन अभी इतना समझो कि हमारा राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसे मौके हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर लेता है। जैसे हम लोगों ने कल एक पढ़ा था, पॉकेट वीटो पढ़ा था ना, वहां राष्ट्रपति विवेक से कार्य कर लेता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे अवसर हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करता। विवेक से कार्य करने का मतलब क्या हुआ? विवेक से कार्य करने का मतलब क्या हुआ कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करता। ठीक है, तो विवेकी शक्तियों का मतलब है मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कार्य करना। अब देखो कौन कौन से अवसर हैं जब कर लेता है। एक तो हमने कल पढ़ लिया था, तो लिख ही लेते हैं उसे सबसे पहले। पॉकेट वीटो है, राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के कार्य करता है पॉकेट वीटो पर। दूसरा लिखा था हम लोगों ने, पॉकेट वीटो समझा था कल, डाकघर संशोधन विधेयक भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, किसी सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। जो सलाह देती है मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74(1) पढ़ा था हम लोगों ने कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो 44th अमेंडमेंट में लिखा था हम लोगों ने कि वह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, दोबारा विचार करने के लिए भेज सकता है। तो जब वो भेजता है बच्चे, तो वो अपने विवेक से भेजता है। ठीक है, ये आर्टिकल 74(1) है। अगली बात देखो बच्चों, प्रधानमंत्री से सूचना मांगना। आर्टिकल 78A बी है ये, सॉरी, आर्टिकल 78B। देखो, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सरकार के विषय में, सरकार क्या कर रही है, सरकार कौन से विधेयक बना रही है, कौन से कानून के लिए प्रस्ताव सोच रही है, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना, ऐसी कोई भी सूचना मांग सकता है। तो प्रधानमंत्री से सूचना मांगना। अगली बात, प्रधानमंत्री से किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार
करने के लिए, रखने के लिए कहना। अब ये क्या हुआ, देखो मैंने लिख तो दिया, अब इसको समझो। क्या लिखा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि मान लो, जो मैंने लिखा वो मैं समझा रहा हूं। मान लो किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री सलाह देता है, तो प्रधानमंत्री का ही निर्णय सबको मानना होता है, सबको मानना होता है। तो एक एक मंत्री की राय लेकर के और मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं बुलाई जाती, कभी नहीं बुलाई जाती। तो मान लो किसी मंत्री ने निर्णय लिया, किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया और उस मंत्री के निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, कभी करती भी नहीं है, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति चाहता है कि मंत्रिपरिषद विचार करे। तो अगर राष्ट्रपति चाहता है मंत्रिपरिषद विचार करे, तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखवाता है। अब देखो बच्चों, अगली बात, संसद को संदेश भेजना। ये तो कोई भी मैसेज दे सकता है कि संसद ठीक से काम करे, सदस्य गंभीरता से काम करे, कुछ भी, जो भी मैसेज देना चाहे। संसद को संदेश भेजना। अगला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ध्यान देना, ये नियुक्ति करना जब त्रिशंकु लोकसभा हो। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जब त्रिशंकु लोकसभा हो। देखो बच्चों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कार्य है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन किसे प्रधानमंत्री बनाता है? लोकसभा में हम लोग क्या जानते हैं, लोकसभा में जो दल बड़ी मेजॉरिटी लेकर आता है, यानी आधे से एक ज्यादा सीट पा जाता है, आधे से एक ज्यादा सीट पा जाता है, तो वो मेजॉरिटी वाला दल होता है, उसी के दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देता है। ये संसदीय परंपरा है। अब ये राष्ट्रपति का विवेक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाध्य है, जिसे लोकसभा में बहुमत मिल गया है। लेकिन मान लो लोकसभा में किसी दल को बहुमत ना मिले, तो बहुमत क्या होता है? लोकसभा की आधी सीट से ज्यादा। जैसे 543 सीटें हैं लोकसभा में, तो 543 के आधे से एक ज्यादा सीट किसी को ना मिले, यानी 272 सीट ना मिले, तो फिर सरकार नहीं बनेगी किसी की, क्योंकि बहुमत चाहिए। अब किसी की सरकार नहीं बनी, क्यों? क्योंकि लोकसभा में किसी दल को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इसको कहते हैं बच्चों त्रिशंकु लोकसभा। त्रिशंकु लोकसभा, हंग असेंबली, इंग्लिश में हंग शब्द का प्रयोग करते हैं। हंग लोकसभा, हिंदी में कहते हैं त्रिशंकु। जो त्रिशंकु शब्द है ना, बड़ा रोचक है। त्रिशंकु शब्द हिंदी मैथोलॉजी से आया है, हिंदू मैथोलॉजी से आया है। त्रिशंकु एक राजा थे त्रेता युग के, विश्वामित्र को चैलेंज कर बैठे कि सुना है बड़े प्रतापी हैं आप। विश्वामित्र ने कहा हैं, बिल्कुल है, कोई शक है? तो त्रिशंकु ने कहा नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन देखना चाहते हैं कि आप कितना प्रताप आपके अंदर है। तो विश्वामित्र ने कहा कि भाई चलो बताओ क्या करना है। तो त्रिशंकु ने कहा कि स्वर्ग जाना है मुझे। तो विश्वामित्र ने कहा बहुत आसान है, अभी मार देता हूं, भेज देता हूं। तो त्रिशंकु ने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाना, मर के तो हम भी चले जाएंगे, हमने बहुत अच्छा काम किया है, मर के नहीं जाना, जिंदा जाना है। तो विश्वामित्र ने कहा कि भाई जिंदा तो नहीं जाते स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग के नियम का उल्लंघन है। तो त्रिशंकु ने कहा तब कौन सा प्रताप, जिंदा नहीं भेज सकते तब कौन सा प्रताप, मर के तो मैं भी चला जाऊंगा, मैं जानता हूं। विश्वामित्र गुस्सैल स्वभाव के थे, गुस्सा आ गया, बोले अच्छा चैलेंज करता है मुझे, ले जा,
भेज दिया। विश्वामित्र ने अपनी ताकत लगाई, त्रिशंकु चल पड़े, त्रिशंकु चल पड़े। अब जब त्रिशंकु को आता इंद्र भगवान ने देखा तो वो घबराए। उन्होंने कहा, हे भगवान, जिंदा मानव ऊपर, मेरी कुर्सी खाएगा सबसे पहले। यहां भी कुर्सी के लिए लड़ता रहता है, मेरी कुर्सी खाएगा सबसे पहले। भागे भागे इंद्र गए विष्णु जी के पास। अब भागे भागे इंद्र जी विष्णु जी के पास गए और बोले, भगवान बचाओ, जिंदा मानव ऊपर आ रहा है, मेरी कुर्सी लेकर जाएगा, मेरी कुर्सी खतरे में। अब विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब इंद्र और भगवान विष्णु का प्रेम वैसा ही था जैसे गांधी और नेहरू जी का प्रेम, न जाने क्यों। तो विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। विष्णु जी ने, भाई परम पिता परमेश्वर, विष्णु जी ने अपनी ताकत लगाई। जब विष्णु जी ने अपनी ताकत लगाई तो जहां तक त्रिशंकु पहुंचे थे वहीं रुक गए, वहीं रुक गए। अब इधर से विश्वामित्र की ताकत, उधर से विष्णु जी की ताकत, पता चला त्रिशंकु कहीं बीच में लटके हैं। तो माना जाता है कि वो आज भी वहीं कहीं लटके हैं। तो बच्चों, जो त्रिशंकु शब्द है, त्रिशंकु शब्द है, वो ऐसे अवस्था के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहीं भी आप इस शब्द का यूज करना, मैंने ये कथानक इसलिए बताया जिससे आप त्रिशंकु शब्द का यूज करना सीख जाओ। कहीं भी त्रिशंकु शब्द का यूज आप कर सकते हो। कहां कर सकते हो? देखो, जो चीज अपनी मूल अवस्था को छोड़ चुकी हो, जो चीज अपनी मूल अवस्था को छोड़ चुकी हो और अंतिम अवस्था में ना पहुंची हो, अंतिम अवस्था में ना पहुंची हो, तो बच्चे वहां के लिए त्रिशंकु शब्द का यूज कर सकते हो। आप त्रिशंकु शब्द का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो त्रिशंकु लोकसभा का मतलब पुरानी लोकसभा भंग हो गई, पुरानी लोकसभा भंग हो गई और नई बनने की नौबत नहीं आ रही है। नई बनने की नौबत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला। बहुमत मिलता तो लोकसभा का गठन होता, सरकार बनती और प्रधानमंत्री चुना जाता। तो ऐसी लोकसभा को जिसमें किसी दल को बहुमत ना मिले, बच्चों, उसको त्रिशंकु लोकसभा कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिशंकु लोकसभा हो गई। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर त्रिशंकु लोकसभा नहीं है, अगर हंग लोकसभा नहीं है, तो वो राष्ट्रपति का विवेक नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि जिस दल को बहुमत मिलेगा लोकसभा में, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन मान लो नहीं अब मिला बहुमत, तब बच्चे वो विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, ये विवेकाधीन शक्ति है। अब देखो अगली बार, अगली विशेषता, अगला अधिकार, लोकसभा को भंग करना जब मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया है, लोकसभा को भंग करना जब मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया है और लोकसभा भंग करने की सिफारिश की है। और लोकसभा भंग करने की सिफारिश की है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसे समझो, लिखा है मैंने, अब इसे समझो। देखो, मान लो मंत्रिपरिषद, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं ना कि मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, संसदीय प्रणाली में पढ़ा था, क्योंकि लोकसभा के विश्वास पर जीवित रहती है। जब तक लोकसभा का विश्वास बना रहता है तब तक सरकार बनी रहती है। जैसे अटल जी का एग्जाम्पल मैंने पहले एक बार दिया था कि पहली बार में केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे, फिर पद चला गया क्योंकि विश्वास नहीं हासिल कर पाए। तो मान लो लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो देती है, किनारे हो जाता हूं, लिख लेना, मान लो अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो देती है और राष्ट्रपति को सलाह देती है कि लोकसभा भंग कर दो, चुनाव डिक्लेयर कर दो, तो बच्चों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने से मना कर सकता है, मंत्रिपरिषद की राय मानने से मना कर सकता है। जैसे देखो, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने
तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो कई सारे लोग मिलकर के सरकार बनाए थे। तो राजनारायण थे और कांग्रेस विपक्ष में थी, वो चाहती थी कि कैसे भी इनकी सरकार गिराई जाए, जल्दी सरकार गिराई जाए। तो तोड़फोड़ शुरू हुई, राजनारायण को लेकर के बातचीत शुरू हुई और बातचीत बढ़ते 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 इतनी बड़ी कि टांग खींच ली मोरारजी देसाई की सरकार की, और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई तो मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि लोकसभा भंग कर दी जाए और चुनाव करा दिया जाए। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे और नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई की ये बात नहीं मानी, क्योंकि बार बार चुनाव कराना बच्चे देश के हित में नहीं होता। एक तो पैसा बहुत बर्बाद होता है, और दूसरा सरकार का कार्यकाल छोटा होता है तो बहुत अच्छा काम भी सरकारें नहीं कर पाती, तो बार बार चुनाव कराना अच्छी बात नहीं होती। तो हमारे राष्ट्रपति ने इस बात को समझा और राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई की बात नहीं मानी। राष्ट्रपति ने पूछा और लोगों से कि भाई बताओ कोई और सरकार बना सकता है? तो चौधरी चरण सिंह जी आए, उन्होंने कहा हाँ मैं हूं ना, मैं बना सकता हूं सरकार। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया और कांग्रेस के समर्थन से, हालांकि कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई, उसको कहते हैं बाहर से समर्थन देना, तो कांग्रेस ने समर्थन दिया और चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जैसे समर्थन दिया वैसे खींच भी लिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत कम समय में चौधरी चरण सिंह जी की भी सरकार गिर गई, और जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिर गई तो उन्होंने भी राष्ट्रपति को सलाह दी, नीलम संजीव रेड्डी जी को सलाह दी कि भाई लोकसभा भंग कर दो, आप चुनाव करा लो। नीलम संजीव रेड्डी जी तब भी नहीं माने, बोले ना फिर से तलाशता हूं, कोई और बहादुर है प्रधानमंत्री बन सकता है। तो बड़ी संभावनाएं उन्होंने तलाशी, लेकिन समीकरण बड़े अजीबोगरीब से थे, इसलिए सरकार बनने की संभावना नजर नहीं आई। जब सरकार बनने की संभावना नजर नहीं आई तब अंत में उन्होंने लोकसभा भंग करने का निर्णय लिया। तो बच्चे जब भी कभी मंत्रिपरिषद विश्वास खो देती है और सरकार और राष्ट्रपति को सलाह देती है कि वह लोकसभा भंग कर दे, तो राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये ऐसे अवसर हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर ले जाता है। वैसे तो विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं। अब देखो हमने राष्ट्रपति की सारी शक्तियां पढ़ ली, अब राष्ट्रपति की सारी शक्तियां पढ़ने के बाद हम राष्ट्रपति के स्टेटस पर चर्चा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का स्टेटस कैसा है। अब थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा सुनना। जब द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन हो रहा था इसी साल ना, करंट का इशू है, जब द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन हो रहा था तो समाचार पत्रों में लिखा जाने लगा कि भाई राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ रबर स्टैंप है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा है जैसा समाचार पत्रों में लिखा जा रहा था। तो अब चूंकि आज का समय कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आज ये चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा कल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, चैट ऑन करवाते हैं, फटाफट आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फिर समय कम है। तो रबर स्टैंप वाली चर्चा कल करेंगे, करंट का मुद्दा भी है और ये चर्चा कल होगी। तब तक क्वेश्चन आपका देखते हैं। चैट ऑन हो गया, क्वेश्चन दिखाइए मुझे। आपके क्लास में इतना मज़ा आता है कि अच्छा, ओह थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हालांकि आज मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, मुझे सर में दर्द था, लेकिन मुझे लगा कि छुट्टी करना ठीक नहीं है, चलो पढ़ा के ही आते हैं। तो आज अच्छा लगा, अच्छा थैंक यू सो मच। लोकसभा भंग का अर्थ, हाँ देखो बच्चे, लोकसभा भंग होने का अर्थ होता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है। जब 5 साल से पहले लोकसभा का कार्यकाल खत्म करने की घोषणा कर दी जाए, 5 साल से पहले लोकसभा का कार्यकाल खत्म करने की घोषणा कर दी जाए, तो उसे कहते हैं लोकसभा भंग करना या लोकसभा का विघटन करना। ठीक है, राज्य सूची क्या होती है? देखो 7वीं अनुसूची में, हमारे यहाँ 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई है। केंद्र की यानी संघ की सूची,
राज्यों की लिस्ट, राज्यों की सूची, और समवर्ती सूची। केंद्र की सूची पर संसद कानून बनाती है, संघ की सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य की लिस्ट पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या अधिकार होता है, इसकी चर्चा करेंगे, आपसे आगे करेंगे विस्तार से। अच्छा आदित्य, ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। विश्वास खोने का अर्थ क्या है? अच्छा देखो, विश्वास खोने का अर्थ है कि बहुमत खोना। बहुमत खोना, बहुमत क्या होता है? लोकसभा में आधे से एक ज्यादा, यानी जब सत्ता पक्ष के पास लोकसभा के आधे से एक ज्यादा सीट होती है तो हम कहते हैं सरकार का बहुमत बना होता है। लेकिन कभी कभी तो दल बदल हो जाता है हमारे यहाँ, तो जब दल बदल हो जाता है तो सरकार की सीटें कम हो जाती हैं, बहुमत से संख्या घट जाती है। जब बहुमत से संख्या घट जाती है तो इसको हम कहते हैं सरकार ने विश्वास खो दिया है, सरकार अल्पमत में आ गई है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात होती है बच्चे कि जब विपक्ष को लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार गिर जाती है, यानी माना जाता है कि मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया है। ये सारे टेक्निकल टर्म हैं, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह, वो आगे बताएंगे। क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने इसलिए जवाब दे दिया। मोटिवेशनल, हाँ अरे बच्चे मोटिवेट रहो, आप मोटिवेट रहो, आप युवा हो इस देश के, आपके हाथों में सृजन की शक्ति छिपी है, आपके हाथों में विनाश की भी शक्ति छिपी हुई है। तो आप अपनी सृजन की शक्ति पहचानो, और इस देश की जरूरत है बच्चों, आपको आपकी इस देश को जरूरत है। देश आपको पुकार रहा है, देश आपका आह्वान कर रहा है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी सृजन शक्ति को पहचानो, और देश के लिए कुछ अच्छा करो, समाज के लिए कुछ अच्छा करो। अपने लिए तो अच्छा हो ही जाएगा, जब राष्ट्र के हित की सोचोगे, लोक हित की सोचोगे, तो अपने लिए तो अच्छा होगा ही, जरूर होगा। तो बच्चे, राष्ट्र हित और लोक हित के प्रति हमेशा चिंतनशील रहो। कैसे देश को अच्छा करें, कैसे समाज को अच्छा करें। जब जाएं इस धरती से तो इस राष्ट्र और समाज को कुछ देकर जाएं, कुछ देकर जाएं। ये भावना रखो, हमेशा आप मोटिवेट रहोगे और एनर्जी से फुल रहोगे। तो हमेशा इसी सोच के साथ काम करते रहो बच्चे। धन विधेयक, वित्त विधेयक बताएंगे, सब बताएंगे। आपातकाल, राजपथ शासन में अंतर देखो। आप दोनों आपातकाल है। राष्ट्रीय आपात भी आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल भी आपातकाल है, और राजपथ शासन भी आपातकाल है। लेकिन राष्ट्रीय आपात 3 आधारों पर लगता है, युद्ध हो, बाहरी हमला हो, या हथियार बंद विद्रोह हो जाए, हथियारों के साथ विद्रोह हो जाए। और जो राजपथ शासन लगता है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर लगता है, कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब लगता है। और दोनों के प्रभाव भी अलग अलग होते हैं बच्चे। ये अच्छा, वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी देखो। फाइनेंशियल इमरजेंसी में जब वित्तीय स्थिरता को खतरा हो जाए, यानी जो हमारा वित्तीय स्थायित्व बना है वो गड़बड़ हो जाए, एक बात। दूसरी बात, वित्तीय साख को खतरा हो जाए। वित्तीय साख का मतलब है कि जो हमारी ऋण चुकाने की क्षमता है वो खत्म हो जाए, जो हमने उधार लिया है दे ना पाए किसी को। वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, दूसरे देशों से लेते हैं, एडीबी से लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उधार चुकाने की क्षमता ही खत्म हो गई हमारी संचित निधि में पैसा ही खत्म हो गया, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है वही खत्म हो गया ना। तो इसे कहते हैं या बेहद कम हो गया, तो वित्तीय साख को खतरा कहते हैं। सीसेट की क्लास आएगी, जरूर आएगी, जल्दी आएगी, जनवरी में आएगी, जनवरी से शुरू हो जाएगी, फ्री में होगी सीसेट की क्लास और शुरू हो जाएगी। ऑप्शनल श्वेता बच्चे बिल्कुल आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, इसी मंथ में घोषणा हो जाएगी, 100% घोषणा हो जाएगी इसी मंथ में, और जनवरी से आपके ऑप्शनल की क्लासेस संभवतः शुरू हो जाएंगे। तो वेट फॉर डिक्लेरेशन, यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। और अच्छा, इतनी तेज चैट जाता है कि मुझे पढ़ने में बड़ा
फोकस्ड होना पड़ता है, वरना फटाफट चला जाता है चैट इतनी तेजी से। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शनल आएंगे, बताएंगे, सारी चीजें डिक्लेयर होंगी उसी समय, जल्दी ही डिक्लेरेशन हो जाएगा, चिंता मत करो, जल्दी ही होने वाला है। बोर्ड पर लिखा चला गया, पूरा नहीं पढ़ पाया। विधानमंडल क्या होता है? अच्छा देखो, जो विधायिका होती है उसी को विधानमंडल कहते हैं। राज्यों के लिए ज्यादातर विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। अब मुझे नहीं पता आप किस राज्य के हो, वरना मैं आपके राज्य का एग्जाम्पल लेकर बताता। लेकिन जैसे मान लो उत्तर प्रदेश ना, योगी जी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में देखो, एक तो विधानसभा है जहाँ पे सारे विधायक जनता ने सीधे चुन करके भेजे हैं, और दूसरा एक विधान परिषद है, उच्च सदन है, जिसका गठन बड़ा टेक्निकल सा है, वो टेक्निकल सा आगे आपको बताएंगे। तो दो तरीके के सदन हैं, दोनों को मिलाकर जो बनता है ना, उसको विधानमंडल कहते हैं। हालांकि उसमें राज्यपाल भी शामिल होता है, जैसे संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है, वो हम लोग चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। समय चेंज, अच्छा चलो मैं मैसेज कन्वे कर दूंगा आपका, मैं मैसेज कन्वे कर दूंगा। और मूल अधिकार क्या है? हाँ, अभी मूल अधिकार नहीं पढ़ा है, आगे बताएंगे, थोड़ा फिलोसफिकल डिस्कशन है, आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे बच्चों। ये ऐसे अधिकार होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, और ऐसे अधिकार होते हैं मूल अधिकार, जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे विकास के लिए अनिवार्य हैं और अपरिहार्य हैं, यानी बेहद जरूरी हैं, और इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। या यूं कहो कि ये ऐसे अधिकार हैं, अगर इनको समाप्त कर दिया जाए तो हमारा विकास ही रुक जाएगा, हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो ऐसे मूलभूत प्रकृति के, फंडामेंटल नेचर के अधिकारों को पहचाना गया है, उन्हीं फंडामेंटल नेचर के अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, हमारे और आपके अधिकार हैं। हम इतना बोल रहे हैं, आप मुझे इतना सुन रहे हैं, इतनी आजादी हमें ये अधिकार ही देते हैं बच्चों। तो आगे चर्चा करेंगे। चीन में नहीं है, चीन में जिनपिंग का शासन है, वहां आजादी नहीं है, तो वहां मूलाधिकार नहीं है। नॉर्थ कोरिया में नहीं है, किम जोंग का शासन है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। तो चलो समय समाप्त हो गया है, और क्वेश्चन फिर हम लोग कल ले लेंगे आपके। और अब मैंने पहले भी कहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इस क्लास में भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो मैं आगे आपके डाउट सेशन कंडक्ट करा के सारे क्वेश्चन ले लूँगा, केवल क्वेश्चन ही लूँगा आपके, चिंता मत करना। आपको समझा समझा के भेजूंगा, बिना समझे जाने नहीं दूंगा। कैसे जाओगे बिना समझे? तो थोड़ा सा आप भी ध्यान देना मेरी तरफ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझना, और मेरी पूरी कोशिश है आपको समझाना। समझ में आएगा कैसे नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। इसमें नहीं आएगा डाउट सेशन लूंगा, उसमें नहीं आएगा फिर से लूंगा, बार बार समझाऊंगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी कर रहे हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सीनेट आ गया, अच्छा सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा। चलो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कल फिर से इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे।